हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक हो गए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये जो वीडियो है आज के इतिहास की वीडियो होने वाली है। आज डेट क्या है, आज तारीख है, आज डेट है 18 फरवरी। तो हम आज 18 फरवरी के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं देश के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी 18 फरवरी को। पहली न्यूज क्या है हमारी, 1836 मतलब 1836। तो 18 फरवरी 1836 को क्या हुआ था जी, आपके गुरु रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था आज के दिन। ठीक है, किसका जन्म हुआ था? गुरु रामकृष्ण परमहंस का जन्म। इनका दूसरा नाम भी है एक, या उर्फ लगाते हैं मतलब दूसरा नाम बताते हैं। तो दूसरा नाम क्या है इनका? गदाधर चटर्जी। ओके, तो गदाधर चटर्जी बोल दीजिए, या फिर जो इनका गुरु जब ये बने थे उस टाइम पे इनका नाम था, क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस इनका नाम था। ओके, तो इनका आज के दिन जन्म हुआ था। अगर मैं इनका जीवन काल आपको बताऊं कब से कब तक था, देखिए जन्म तो कब हुआ था? 18 फरवरी 1836 को इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 16 अगस्त 1886, 1886। ओके, तो 18 फरवरी 1836 को जन्म हुआ था, मतलब 18 फरवरी 1836 को जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 16 अगस्त 1886, मतलब 16 अगस्त 1886 को इनकी मृत्यु हुई थी। अगर इनके बारे में मैं बताऊं ना, तो ये भारत के एक धार्मिक गुरु की तरह थे, है ना, एक धार्मिक गुरु थे। लेकिन इनका क्या था, ऐसा नहीं था ये खाली एक ही रिलीजन के ऊपर, मतलब एक ही धर्म के ऊपर विश्वास करते थे। ये देखिए हिंदू धर्म की बहुत सारी चीजें थी क्योंकि खुद हिंदू थे, तो इस वजह से हिंदू धर्म की बहुत सारी चीजें थी जो इनको फैसिनेट करती थी, जिसके ऊपर इन्होंने बहुत सारा काम किया है। जैसे योगा हो गया, या फिर कोई तंत्र हो गया, है ना, बहुत सारी तरह के तंत्र होते हैं। तो तंत्र विद्या हो गई, इसके ऊपर वेदांता हो गए, बहुत सारे, इन सब के ऊपर इन्होंने बहुत सारा काम किया है। किसमें? हिंदू धर्म में। और इन्होंने क्या है, बहुत सारी चीजें जो है ये भी बताया है इन्होंने कि जो मुस्लिम धर्म होता है आपका, इस्लाम धर्म जो होता है, फिर जो क्रिश्चियनिटी होती है, इनमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे धर्म जैसी हैं। तो इन्होंने उसको भी क्या कहते हैं, साथ साथ पढ़ा है। और इन्होंने एक बात और बोली है, देखिए जो भी कोई भी धर्म हो दुनिया में कोई भी धर्म हो, उसका एक ही मोटिव होता है। अल्टीमेट गोल क्या होता है? लास्ट गोल क्या होता है, मतलब जो गोल होता है, तो कैसे भी हमारा कनेक्शन जो है भगवान से, या फिर उनके वहां पे, जैसे इस्लाम धर्म में अल्लाह कहते हैं, या फिर आप क्रिश्चियन धर्म में चले जाओ तो जीसस कहते हैं। तो ऐसे उनसे हमारा कैसे भी कनेक्शन हो जाए, हो पाए, इंसान का उनसे कनेक्शन स्टेब्लिश हो पाए, यही है ना, यही गोल होता है अल्टीमेट गोल। तो ये सब धर्मों में सेम ही है। इस वजह से इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बताया कि सब धर्म एक जैसे ही होते हैं। ये इन्होंने बताया, किसने? परमहंस जी ने। कौन? रामकृष्ण परमहंस जी ने। ओके, और इनके बारे में अगर बताऊं आपको, देखिए इनके स्टूडेंट थे, क्या नाम था उनका? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का सबने नाम सुना होगा। स्वामी विवेकानंद ना इनके स्टूडेंट थे, है ना, इनके यहाँ शिष्य थे। कौन? स्वामी विवेकानंद जी इनके यहाँ पे पढ़ते थे। और जो जितनी भी इनकी टीचिंग्स है ना, जो भी इनकी टीचिंग्स है, मतलब जो भी इन्होंने पढ़ाया है, जो भी इन्होंने बातें, मतलब इनकी जो आइडियोलॉजी है, उसको सबसे ज्यादा फेमस करने वाले भी स्वामी विवेकानंद थे। क्योंकि इनकी मृत्यु से पहले वो बहुत ज्यादा फेमस नहीं थे, लेकिन इनकी जो टीचिंग्स है, इन्होंने जो भी बातें बताई हैं, जैसे मैंने आपको बताया अल्टीमेट गोल क्या होता है किसी भी धर्म का, या फिर जो भी इन्होंने योगा से रिलेटेड चीजें की हैं या वेदांता से रिलेटेड चीजें की हैं, उन सबको फेमस इसने किया है, स्वामी विवेकानंद जी ने फेमस किया है। इनके नाम पे इन्होंने एक स्कूल भी खोला हुआ था। स्कूल का दो, या फिर आज के समय में उसको स्कूल कहेंगे, उस टाइम पे मठ बोला करते थे ना, मठ बोला करते थे ना। तो इन्होंने खोला क्या? रामकृष्ण मठ। रामकृष्ण मठ का क्या गोल था? देखिए रामकृष्ण मठ जो था ना, ये आसपास के एरिया में, जैसे कोई भी डिवोटी है, डिवोटी मतलब भक्त है, किसका? रामकृष्ण परमहंस का जो भी भक्त है, या फिर कोई हाउस होल्ड है ना, हाउस होल्ड का मतलब जो घर पे रहते हैं, जैसे महिला होती हैं बहुत सारी, वो हाउस वाइफ्स होती हैं, घर पे रहती हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को क्या है, प्रमोट, ऐसे लोगों को जो है, ये जो हमारा धर्म है, ये जो योगा वगैरह हो गया, वेदांता वगैरह हो गया, इनको पढ़ाना और इनकी लाइफ में इसको प्रमोट करना, उनकी लाइफ में इनको प्रमोशन लाना, है ना, प्रमोट करके उनको बताना कि ये क्या क्या फायदे होते हैं, उनको कैसे कैसे करना है। ये सब चीजें कौन कहाँ पे दिखाई जाती थी, बताई जाती थी? आपका ये रामकृष्ण मठ जो। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया किसके बारे में? रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में। और स्वामी विवेकानंद के स्टूडेंट थे, इन्होंने इनकी जो सारी टीचिंग्स थी उनको फेमस किया था, पॉपुलराइज किया था, इस वजह से इनका भी यहाँ पे मेंशन कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 18 फरवरी 1905 को, 18 फरवरी 1905 को क्या हुआ था? इंडिया होम रूल जो सोसाइटी थी उसकी स्थापना हुई थी लंदन में। इंडिया होम रूल सोसाइटी जो थी, इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अगर देखो आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, इंडियन होम रूल की बात मतलब समझने की कोशिश करो नाम से, तो इंडियन मतलब भारत की बात हो रही है। होम रूल, होम क्या होता है? घर, और रूल मतलब अपना राज करना। तो इंडिया की जो, मतलब इंडिया की कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने घर पे राज करना चाहती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोला गया है यहाँ पे? इंडियन होम रूल सोसाइटी। अब इसका क्या गोल था? इंडियन होम रूल सोसाइटी का गोल क्या था?
देखिए इंडियन होम रूल सोसाइटी देखिए लंदन में बनाई गई थी, ये बताया अभी मैंने, लंदन में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका क्या गोल था, अल्टीमेट गोल था इसका कि लंदन में रह के, जो लंदन में अंग्रेज रहते हैं उनके बीच में रह के, और भारत का जो वो है, भारत का जो आइडिया है कि भारत क्या है, क्यों बना हुआ है, हमको क्यों आजादी चाहिए, कैसे कैसे हम आजादी लेंगे, ये सारी बातें जो भारत को लेके प्रमोट करने की है ना, भारत की इंडिपेंडेंस को, भारत की आजादी को, भारत की स्वतंत्रता को प्रमोट करने की बातें, जो सारी बातें थी उनको अंग्रेजों के बीच में पॉपुलराइज करना, उनको बताना, उनके सामने लेके आना, ये सब काम करती थी क्या, इंडियन होम रूल सोसाइटी, ये सब काम करती थी। ओके, देखिए वहां पे देखिए, क्योंकि अंग्रेजों के बीच देखिए, अब हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोगों को पता है, लेकिन बाहर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, अंग्रेज को पहुंचने दे रहे कि नहीं पहुंचने दे रहे, ये थोड़ी हमको पता है। तो वहां पे जो लोग थे, वहां पे जो रहते थे, जिन्होंने इसका स्थापना की थी, जिन्होंने इसकी, हम नाम बताऊंगा किसने स्थापना की थी अभी आपको, तो जिन्होंने इसकी स्थापना की थी उन्होंने क्या सोचा था कि लंदन में बैठ के हम सारा कुछ बताएंगे लंदन के लोगों को, है ना, क्योंकि उनका क्या मानना था कि देखिए हर अंग्रेज जो हमारे यहाँ पे वो बड़े ही बदतमीज हैं, कोई जैसे भी हैं, ऐसा मतलब हमको आदमी नहीं समझते, लेकिन जो और लोग हैं उनमें इंसानियत है, तो इस वजह से चाहते थे कि प्रमोट किया जाए, है ना, प्रमोट किया जाए, जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उसकी इंडिपेंडेंस को प्रमोट किया जाए, कहाँ पे, लंदन में प्रमोट किया जाए। अच्छा, इसकी स्थापना किसने की थी, ये भी हमको पता होना चाहिए, इसकी स्थापना हुई थी, पहली बात इसकी स्थापना कब हुई थी, हमने बात कर ली 18 फरवरी 1905 को, कब हुई थी इसकी स्थापना, 18 फरवरी 1905 को, और किसने की थी, श्यामी जी कृष्णा, क्या, श्याम जी कृष्णा ने इसकी स्थापना की थी। ओके, और भी दो चार इनके कलीग थे साथ में मिलकर, उनके साथ मिलकर इन्होंने श्याम जी कृष्णा ने इसकी स्थापना की थी। और इसके बारे में अगर आपको और बताऊं, ये जो होम रूल सोसाइटी है, इंडियन होम रूल सोसाइटी, देखिए ये मेंबरशिप के लिए ओपन थी। मेंबरशिप मतलब क्या होता है कि इसमें कोई भी इसका सदस्य बन सकता था, लेकिन वो हिंदुस्तानी होना चाहिए, ठीक है, वो हिंदुस्तानी होना चाहिए। और देखिए इस टाइम पे इसको इतनी पॉपुलरेशन मिली थी, मतलब इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था उस टाइम पे, कि जो आसपास के जो भी इंडियन स्टूडेंट्स थे, इंडिया के और भी लोग वहां पे रहते थे, सब लोगों ने उसको जो है ज्वाइन करना शुरू कर दिया था, और पूरी पूरी रैलियां होती थी, सब कुछ बताया जाता था, सब कुछ जो है पूरी रैलियां इसको ये फैला रहा था। कौन, होम रूल सोसाइटी थी, ये पूरी की पूरी फैला रही थी, कहां पे, लंदन में, मतलब इंग्लैंड में बोल दीजिए, लंदन में बोल दीजिए, वही इंग्लैंड की कैपिटल ही लंदन है, ठीक है, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, तो वहां पे ये सब किया जा रहा था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, 18 फरवरी 1946, 18 फरवरी 1946 को क्या हुआ था, मुंबई में रॉयल इंडियन नेवी नौसेना का विद्रोह शुरू हुआ। तो ये किसकी बात हो रही है, अगर इंग्लिश में मैं बोलूं, ये बात हो रही है रॉयल इंडिया म्यूटिनी। ओके, रॉयल इंडिया नेवी म्यूटिनी, म्यूटिनी मतलब क्या होता है, जो विद्रोह होता है उसी को म्यूटिनी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, इसकी बात कर लेते हैं, रॉयल इंडिया नेवी म्यूटिनी की बात कर लेते हैं। ये हमारे आजादी से 1 साल पहले की बात है, 46 की बात है, 47 में हमको आजादी मिल गई थी 46 की बात है, तो हमारी जो आजादी मिली थी उससे 1 साल पहले की बात है। तो क्या हुआ था, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2 कब खत्म हुई थी, दूसरा विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी आपको 1944 में। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 जो है खत्म हुआ था, तो क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये बहुत छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी आपकी, कौन सी, रॉयल इंडियन नेवी। ये जो रॉयल इंडियन नेवी थी बहुत छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी, क्योंकि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी जो असली वाली नेवी थी अंग्रेजों की इंडिया में, उसका क्या नाम था, उसका नाम था रॉयल नेवी, है ना, रॉयल नेवी ऑफ इंडिया उसका नाम था। लेकिन ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी कुछ ही समय पहले, ये वर्ल्ड वॉर 2 से कुछ समय पहले, कौन सी, रॉयल इंडिया नेवी, है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, तो छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारे सोल्जर्स की जरूरत पड़ रही थी, है ना, बहुत सारे जो आपके सैनिक होते हैं उनकी जरूरत पड़ रही थी, तो इसमें बहुत सारे सोल्जर जो है उनको रिक्रूट कर लिया गया, उनको नौकरी दे दी गई। लेकिन जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, अंग्रेज जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो गए, जितनी भी उनकी कॉलोनी थी वहां से भी उनके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट हो रही है, आजादी चाहिए उनको, वहां भी उनको बहुत नुकसान हो गया, जर्मनी वगैरह, और यहाँ से भी दूसरा विश्व युद्ध हुआ था यूरोप में, तो बहुत कमजोर हो गए थे अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने क्या फैसला किया, है ना, अंग्रेजों ने फैसला किया कि जो लोगों को हमने रिक्रूट किया था, जिन लोगों को हमने जॉब दी थी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, क्योंकि उस टाइम पे जब उनको जॉब दी थी तो ऐसे नहीं किया था कि वो पूरी भर्ती निकल रही है या फिर कोई क्वालिफिकेशन है या कुछ फिजिकल, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ऐसी उनको भर लिया था नेवी में, है ना। तो जब उसके बाद जब ये बहुत ज्यादा कमजोर हो गए, इन्होंने क्या सोचा, एक काम करते हैं, जिनको हमने उस टाइम पे जॉब दी थी ना उन सबको निकाल देते हैं वहां से। जब ये निकलने की बात हुई, तब ये जो म्यूटिनी की शुरुआत हुई, ये म्यूटिनी की शुरुआत थी। हालांकि इसके बाद इसमें बहुत सारी चीजें और भी जुड़ गई थी, इससे पहले जो हुई थी मैं भी आपको बताऊंगा, आजाद हिंद फौज जुड़ गई थी, गांधी जी का क्विट इंडिया मूवमेंट जुड़ गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब अंग्रेजों भारत छोड़ो जो मूवमेंट है ना, 1942 में शुरू हुआ था, 1942 में, वो वाला मूवमेंट भी जुड़ गया था, और बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ गई थी, क्योंकि जो मूवमेंट है ना आपका, ये इंडियन नेवी ये जो है आपका रॉयल इंडियन नेवी की जो विद्रोह या फिर म्यूटिनी जो है पूरे देश में बहुत बुरी तरह से फैल गई थी, ठीक है। तो उसके बाद कैसे शांत हुई ये भी आपको बताता हूं मैं। तो शुरुआत कब हुई इसकी शुरुआत हुई थी
18 फरवरी 1946, है ना, ओके। 18 फरवरी 1946 को उसकी शुरुआत हुई थी। कब तक चली थी? बेसिकली जो नेवी के वहां पे चली थी वो चली थी आपकी 25 फरवरी तक। ये 5-6 दिन की थी, 6-7 दिन की थी ये। 25 फरवरी तक जो क्या हुआ था, जो लोगों ने विद्रोह किया था नेवी के ने, उन्होंने फिर वो कर दिया था, माफी मांग ली थी अंग्रेजों से। किसके कहने पर मांगी थी? देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कहने पे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग पे कहने पे माफी मांग ली थी, क्योंकि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस इनको फुली सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो इनके कहने पे ये क्या कह रहे थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस और इनका मुस्लिम लीग का क्या कहना था? इनका कहना था कि अब अगले साल तो हमको आजादी मिल ही रही है, अभी हम ये इस तरह का विद्रोह कर रहे हैं कि हमारी आजादी में डिले ना कर दें, है ना, कि हमारी आजादी में देर ना कर दें। कौन? ये जो अंग्रेज हैं। इस वजह से ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग है, इन्होंने बोला कि आप जो है इसको शांत कर दो, जो भी ये लड़ाई, ये जो आप विद्रोह कर रहे हो, और फिर जब हो जाएंगे अंग्रेज चले जाएंगे तो देख लेंगे हमको क्या करना है आपस में सब। ये बात हुई थी, है ना। इस वजह से फिर क्या हुआ, जो आपकी नेवी थी, इंडियन रॉयल नेवी जो है आपकी, रॉयल इंडियन नेवी, इसने फिर क्या कहा था, माफी मांग ली थी अंग्रेजों से, क्योंकि अंग्रेजों ने बोला इनसे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से और मुस्लिम लीग से, कि हम जो है इनको कोई पनिशमेंट नहीं देंगे, इनको ऐसी माफ कर देंगे अगर इन्होंने हमसे माफी मांग ली। तो फिर इस वजह से इन्होंने माफी मांग ली थी। लेकिन तब तक ये जो पूरी म्यूटनी, ये जो पूरा विद्रोह था ना, ये पूरे देश में फैल गया था, है ना, क्योंकि पहले पूरे देश वाले, जो पूरे देश के जो लोग थे, वो पहले से बहुत सारी चीजों से भरे हुए थे। जैसे कि अभी तो गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा है। क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा है किसका? गांधी जी का, जो 1942 में शुरू हुआ था, वो अभी भी चल रहा है। फिर उसके बाद जो आपकी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सॉरी, आजाद हिंद फौज जो थी, आजाद हिंद फौज जो थी, आजाद हिंद फौज किसने बनाई थी? आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज जो वो आपकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी। उसकी वजह से भी लोग गुस्सा थे। मैंने आपको बताया था ना, जब आजाद हिंद फौज हार गई थी, तो उसके जो 3 वो थे कमांडर थे, है ना, उन तीनों को क्या था, रेड फोर्ट में वो दी जा रही थी, फांसी दी जा रही थी। तो उस चीज का भी लोगों के अंदर गुस्सा था। तो बहुत सारी चीज थी जिनका लोगों के अंदर गुस्सा था। पर लेकिन जब ये म्यूटनी हुई है, जब विद्रोह हुआ ना, तो लोगों ने इसी विद्रोह के उस पर शुरू कर दिया क्या, अंग्रेजों के पीछे पड़ना, अंग्रेजों के मतलब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना। पूरे देश में पूरा फैल गया था, ठीक है। स्टार्ट तो ये एक छोटी सी, ये मुंबई बोल दो, या फिर उस समय पे क्या बोलते थे, बॉम्बे बोलते थे। बॉम्बे में एक पोर्ट था, पोर्ट के पास एक पूरा एक यूनिट थी उसकी, क्या बोलते हैं, नेवी की यूनिट थी, जिसका नाम क्या था, आईएनएस तलवार। आईएनएस तलवार, शुरू तो ये आईएनएस तलवार से हुआ था, लेकिन कुछ ही दिनों में आईएनएस तलवार से विद्रोह शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में पहले तो सारे नेवी के लोग यहाँ पे जुड़ गए, फिर नेवी के बाद एयरफोर्स के लोग यहाँ पे जुड़ गए, फिर आर्मी के लोग भी जुड़ने लगे धीरे धीरे, और फिर उसके बाद पूरे देश में ये फैल गया, है ना। ये मान लीजिए, इसको देखिए बहुत ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता है हमारे यहाँ पे, हमारी हिस्ट्री में इसको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता। क्यों नहीं पढ़ाया जाता, आई डोंट नो, लेकिन जहां तक मुझे लगता है क्योंकि इसमें गांधी जी का कोई मोटिव नहीं था, गांधी जी इसमें किसी तरह से मिले हुए नहीं थे। दूसरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस इसके साथ नहीं थी, मुस्लिम लीग भी इसके साथ नहीं थी, शायद इसी वजह से हमारे यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाता इसको। लेकिन अंग्रेजों को तो बहुत बड़ा डेंट डाला था इसने। क्यों डेंट डाला था? क्योंकि अंग्रेजों को ये समझ में आ गया था, क्योंकि अभी तक देखिए अंग्रेजों की ताकत क्या थी भारत में, हाँ, अंग्रेजों की ताकत क्या थी भारत में। अब देखिए, अंग्रेज तो मुश्किल से 1-1.5 लाख होंगे, हम तो बहुत करोड़ों में थे, अंग्रेज तो 1-1.5 लाख होंगे मुश्किल से, मैक्सिमम से मैक्सिमम, इतने भी नहीं थे, पर इतने मान लो, चलो 1-1.5 लाख भी थे। उनकी ताकत क्या थी? जो उनकी पुलिस उनके पास थी, है ना। उस पुलिस में कौन थे? उस पुलिस में इंडियंस ही थे, लेकिन वो हम इंडियंस को मार रहे थे, इंडियंस को परेशान कर रहे थे वो, है ना। नेवी हो गई, आर्मी हो गई, एयरफोर्स हो गई, यही तो उनकी ताकत थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब नेवी ने विद्रोह शुरू कर दिया, आर्मी ने विद्रोह शुरू कर दिया, एयरफोर्स ने उनके खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। अब जब उनके खिलाफ उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया, जो उनके लिए लड़ रहे थे, तो दिक्कत आ गई। अब पूरी की पूरी अपनी जो सेना उसको तो लेके यहाँ आ नहीं पाएंगे अंग्रेज। तो इसकी वजह से क्या था, ये इसने बहुत बड़ा डेंट डाला था अंग्रेजों की सोच पे कि अब उनको कैसे भी भारत छोड़ना होगा, समझ गया। तो इस वजह से ये जो मूवमेंट है ना, ये जो म्यूटनी है, जो विद्रोह है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम ना। 18 फरवरी 2014, 18 फरवरी 2014 को क्या हुआ था? देखिए, आप जानते हो हमारे यहाँ की सबसे लेटेस्ट, सबसे नई, सबसे न्यूएस्ट जो राज्य कौन सा बना है? सबसे नया राज्य हमारे यहाँ कौन सा बना है? तेलंगाना। यहाँ पे हम तेलंगाना की बात करने वाले हैं। 2014 में, 18 फरवरी 2014 में तेलंगाना जो बनी थी ना, जो तेलंगाना हमारी 29वीं राज्य बना था। हालांकि अब तो 29वां है नहीं, तो 28वां हो गया है ना। लेकिन क्यों 28वां क्यों गया? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो था, जो पहले राज्य हुआ करता था, वो 2 हिस्सों में बट के यूनियन टेरिटरी हो गया ना, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो उसके बाद जो 29 थी वो दोबारा 28 हो गई। ओके, तो जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से टूट के बनाया ना तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश को तोड़ने का, मतलब सेपरेट करने का, अलग करने का जो प्रस्ताव था, आज के दिन लोकसभा में दिया गया था, है ना। आज के दिन 18 फरवरी 2014 को कहां दिया गया था? लोकसभा में दिया गया था। तो उसी के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्या है? 18 फरवरी 2014 आंध्र प्रदेश का विभाजन, आंध्र प्रदेश के विभाजन कर देश के 29वें राज्य की स्थापना का प्रस्ताव लोकसभा में
पारित किया गया। दोबारा पढ़ लेते हैं, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। क्या है? आंध्र प्रदेश का विभाजन कर देश के 29वें राज्य की स्थापना का प्रस्ताव लोकसभा में पारित किया गया। ठीक है, लोकसभा में पारित किया गया, मतलब पारित करना क्या होता है? टेबल किया गया। टेबल मतलब लोकसभा में ये जो है लाया गया, लोकसभा में ये जो पूरा बिल था, क्योंकि देखिए अभी ये बिल है, जब तक पास नहीं हो जाएगा पूरी पार्लियामेंट से, जब तक क्या होगा, जब तक ये बिल बोला जाएगा, पास होने के बाद ये एक्ट बोलने लगते हैं इसको। ओके, अब पूरी पार्लियामेंट का मतलब क्या है? पार्लियामेंट कैसे बनती है? पार्लियामेंट मिलकर बनती है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो पहले लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक से पास कराना होगा, फिर दूसरी में पास कराना होगा, फिर ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और फिर प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए तो इसका मतलब बिल हो गया पास, मतलब बिल बन गया अब एक्ट। तो 18 फरवरी 2014 को ये कहां लाया गया? ये लाया गया लोकसभा में, यहां पे पास हो गया। फिर ये लाया गया राज्यसभा में कब? 20 फरवरी 2014 में। तो 18 फरवरी 2014 में लाया गया, कहां पे? 18 फरवरी 2014 में लाया गया लोकसभा में, यहां पास हो गया। फिर 20 फरवरी 2014 में लाया गया राज्यसभा में, और फिर उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास चला गया, फिर प्रेसिडेंट ने इसको पास कर दिया। और उसके बाद दोनों स्टेट जो अलग कब हो गए? दोनों राज्य अलग कब हुए? दोनों राज्य अलग हुए आपके 2 जून 2014 में। 2 जून 2014 में दोनों राज्य जो है अलग हो गए थे। 2 जून 2014 में दोनों राज्य जो है अलग हो गए थे। तो उसी के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि उस समय पे 29वां राज्य बना था, इस वजह से 29वां राज्य है, लेकिन इस समय पे 29वां नहीं है, इस समय पे टोटल 28 राज्य क्यों है? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पहले राज्य हुआ करता था, लेकिन अब राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है जम्मू एंड कश्मीर को अलग करने के बाद। तो ये जो न्यूज है, ये जो आपका आंध्र प्रदेश है उसको तोड़कर तेलंगाना बनाया गया था। बनाया क्यों गया था? क्योंकि देखिए बहुत लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा था कि तेलंगाना को अलग एक राज्य बना दिया जाए आंध्र प्रदेश से तोड़ के। किस बेसिस पे? देखिए वही लैंग्वेज के बेसिस पे। हमारे यहाँ पे जो आज तक 90% से ज्यादा राज्यों को जो विभाजन हुआ है ना, बल्कि 99 भी आप कह सकते हो, एक आधा कोई होगा जिसका लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं हुआ, वरना सबका लैंग्वेज इसके बेसिस पे हुआ है। तो यहाँ पे क्या लैंग्वेज इसके बेसिस पे था कि जो तेलुगु बोलने वाले लोग हैं, है ना, आंध्र प्रदेश में या फिर तेलंगाना में वही लोग रहते हैं जो तेलुगु बोलते हैं। तमिल नहीं, तेलुगु। तमिल कौन बोलते हैं? तमिल जो तमिलनाडु में रहते हैं, तो तेलुगु बोलते हैं, है ना, जो तेलुगु बोलते हैं वो यहाँ पे रहते हैं आंध्र प्रदेश। और ये पूरा आंध्र प्रदेश था पहले, तो पूरा आंध्र प्रदेश में रहते थे, अब तेलंगाना आंध्र प्रदेश दोनों जगह रहते हैं। तो जो तेलुगु बोलने वाले लोग हैं ज्यादा कहाँ रहते हैं? इस वाले इलाके में, हैदराबाद के आसपास रहते हैं। और हैदराबाद आपका कहाँ आता है? हैदराबाद आता है आपका उस वाली जगह पे जहां पे आपका तेलंगाना है। ठीक है, तेलंगाना के अंदर आता है। उसके हैदराबाद के बारे में थोड़ी सी बात आपको बताऊंगा। तो जो हैदराबाद मतलब जो तेलंगाना है आपका, उसको अलग कर दिया जाए। जो तेलुगु बोलते हैं लोग उनके लिए, तेलुगु भाषा की बात करते हैं, तो तेलुगु भाषा में बात करते हैं, की बात नहीं में बात करते हैं, उनके लिए एक अलग राज्य बना दिया जाए। इसकी डिमांड पिछले कई सालों से चल रही थी। फिर 2014 में यूपीए की गवर्नमेंट ने, यूपीए क्या है? देखिए यूपीए वो वाली गवर्नमेंट है कांग्रेस वाली, अभी तक बीजेपी नहीं आई है, अभी तक बीजेपी नहीं आई है जब तक ये सब पास हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी तो जाके आपकी मई जून में आके जाके आई थी, है ना। तो जब तक ये बिल पास हुआ, जब तक बीजेपी नहीं आई है, अभी कौन चल रही है? यूपीए, है ना। बीजेपी को क्या बोलते हैं? अगर बीजेपी और उसके आसपास की जितने भी संगठन है उसको क्या बोलते हैं? एनडीए। और जो कांग्रेस और उसके आसपास का संगठन है उसको बोलते हैं यूपीए। तो कांग्रेस की पार्टी मतलब मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री है ना। तो उन्होंने क्या फैसला किया? उन्होंने फैसला किया कि इसका विभाजन कर देते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। तो इसका विभाजन किया गया। ये इसके बिल पास हुए, प्रेसिडेंट ने इसको एसेंट दिया, मतलब पास कर दिया, उसको साइन कर दिए, और उसके बाद 2 जून 2014 को ये अलग हो गया। ओके, 2 जून 2014 को अलग हो गया। अच्छा, हैदराबाद की मैं इसमें क्या बात बताने वाला था? देखिए ये जो बिल पास हुआ था ना, इसमें एक चीज लिखी हुई थी कि अभी उस टाइम पे आंध्र प्रदेश जो था, जब तक ये आजाद नहीं हुआ, मतलब आजाद बोल रहा हूँ, सॉरी, जब तक इसका विभाजन नहीं हुआ, बाइफर्केशन नहीं हुआ। बाइफर्केशन मतलब तोड़ देना, 2 हिस्सों में तोड़ देना, उसको बाइफर्केशन कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में 2 हिस्सों में तोड़ देना है, अलग कर देना बोल देंगे। ठीक है, तो जब तक ये अलग नहीं हुए थे, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही था, एक ही राज्य था। उस समय पे आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी? हैदराबाद। लेकिन जब ये दोनों अलग अलग हुए तो हैदराबाद कहाँ आ रहा था? तेलंगाना में आ रहा था। तो तेलंगाना जो है वो उसकी राजधानी होने वाला था हैदराबाद। लेकिन इस बिल में क्या बोला गया? ये जो बिल था इसमें बोला गया कि अभी 10 साल के लिए जो आंध्र प्रदेश है इसकी राजधानी आपकी हैदराबादी रहेगी और तेलंगाना की भी हैदराबादी रहेगी। फिर 10 साल बाद जो है वो चेंज कर सकता है अपनी राजधानी, क्योंकि देखिए राजधानी एक साथ तो चेंज होती नहीं है, राजधानी के लिए बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ती हैं, क्योंकि एक जगह, और राजधानी में क्या है, पूरे ऑफिस होते हैं, सब कुछ राज्य का जो भी कुछ होता है सब कुछ राजधानी में होता है, फिर इसको धीरे धीरे करके शिफ्ट करना पड़ता है ना। जब तो आप दूसरे राजधानी बनाओगे तो 10 साल में 2014 में बोला गया, जब बिल पास हुआ कि 10 साल के पास का टाइम है आंध्र प्रदेश के बाद ये धीरे धीरे करके दूसरी राज्य
दूसरा जो अपनी कैपिटल है उसको चुन सकता है। तो 10 साल कब होंगी? 2024 में 10 साल होंगी। और उस समय पे क्या बोला था आंध्र प्रदेश ने, किसी कैपिटल क्या होगी? अमरावती। देखिए अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि 2024 आने वाली है, 2023 तो ऑलरेडी चल रही है, हम लोग को शिफ्ट करनी है अपनी कैपिटल, तो अभी थोड़े दिन पहले विशाखापट्टनम की भी बात चल रही थी। ये न्यूज में था विशाखापट्टनम, मैंने शायद आपको पढ़ाया भी था अपनी करंट अपडेट्स वाली वीडियो में कि विशाखापट्टनम को कैपिटल बनाने की बात चल रही है ना, आंध्र प्रदेश की तरफ से। लेकिन जब ये बिल पास हुआ था, पारित हुआ था, उस समय पे अमरावती को बोला गया था कि ये कैपिटल बनेगी, ये आपकी राजधानी बनेगी आंध्र प्रदेश की। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है आपकी? 18 फरवरी 2016, 18 फरवरी 2016 को क्या हुआ था? अब्दुल रशीद खान जी जो हैं, अब्दुल रशीद खान जी जो हैं, इनका निधन हुआ था। अब्दुल रशीद खान जी जो है, इनका निधन हुआ था। ये कौन थे? ये बहुत बड़े गायक थे भारत के, है ना, ये बहुत बड़े गायक थे। इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण का, पद्म भूषण का, विभूषण नहीं, पद्म भूषण का भी अवार्ड इनको मिला हुआ है। किसको? आपके अब्दुल रशीद खान जी को। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे आपको। तो क्या हुआ था 18 फरवरी 2016 को? क्या हुआ था? हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक अब्दुल रशीद खान का निधन हुआ था। तो अब्दुल रशीद खान जी का आज के दिन निधन हुआ था। कब? 18 फरवरी 2016 को। अब रशीद खान जी के बारे में बात करूं ना, तो इन्होंने जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है ना, ये बहुत सारी, मतलब उसके बहुत बड़े फेमस है, वो बहुत ज्यादा फेमस आदमी है इसके लिए। देखो अगर इनके बारे में आपको बताऊं, इनका कंट्रीब्यूशन, तो इन्होंने आपका जो ये है, जो आपका बीबीसी है, बीबीसी के बारे में तो हम लोग बहुत दिन से बात कर रहे हैं ना, वो एक कंट्रोवर्सी चल रही है बीबीसी की। तो बीबीसी के लिए जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है उसका भी रिकॉर्ड यही करते थे। रिकॉर्ड करना पड़ता है ना, न्यूज चैनल है जैसे बीबीसी, तो उसके लिए जो गाने बजते होंगे, जो भारतीय संगीत के गाने बजते होंगे, जो भारतीय वाला चैनल होगा, जो भारतीय वाला चैनल होगा आपका बीबीसी का, उसके लिए जो रिकॉर्डिंग करते थे, कौन करते थे? यही आपके करते थे। कौन? अब्दुल रशीद खान। और भारत जैसे ऑल इंडिया रेडियो के रेगुलर थे, है ना, ऑल इंडिया रेडियो, या फिर आप क्या बोलो, आकाशवाणी बोल दो, आकाशवाणी में, ऑल इंडिया रेडियो में ये रेगुलर गायक थे वहां पे, है ना, ये बहुत ज्यादा रेगुलर गायक थे। ये कौन कौन सी, मतलब जो आपका हिंदुस्तानी संगीत है, शास्त्रीय संगीत, वो बहुत सारे उसमें बटा हुआ है ना, अलग अलग सेक्ट्स में बटा हुआ है। तो कौन से सेक्ट है जिनके ऊपर ये गाना गाया करते थे, मतलब कौन से वो है जिसके लिए गाना गाया करते थे? देखिए एक सेक्ट है जिसमें गाना गाया करते थे ख्याल। ठीक है, ख्याल का मतलब समझ रहे होगे हिंदी में, ख्याल मतलब जो ड्रीम होता है उसको ख्याल बोलते हैं। उसके बाद ध्रुपद, क्या? ध्रुपद, ये एक था इनका जिसके ऊपर गाया करते थे। एक धमा, एक धमा हो गया आपका, धमा हो गया। और फिर एक और क्या हो गया? एक और था जिसके ऊपर गाया करते थे, क्या? ठुमक, क्या? ठुमक। ये चार थे, ये चार सेट थे किसके? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के, जिसके ऊपर ये गाया करते थे। अब मैंने आपको बताया इनको पद्म भूषण का अवार्ड मिला है। पद्म भूषण का अवार्ड इनको कब मिला है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए जिसको भी पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्मश्री फिर भी आप रहने दे सकते हो, क्योंकि पद्मश्री बहुत सारे लोगों को हर साल मिलता है, तो जिस साल मिला है वही पढ़ लो आप पद्मश्री का। तो लेकिन पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, ये तो आपको पता होना चाहिए किस किस को मिला, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है हर साल, तो पता होना चाहिए आपको। देखिए भारत के 4 सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड होते हैं, कौन कौन से? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो इनको कौन सा मिला है? पद्म भूषण, मतलब चौथा तीसरा वाला मिला है, ऊपर से लगा लो तो आप। सबसे टॉप पे भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री। तो इनको क्या मिला है? पद्म भूषण। कब मिला था इनको पद्म भूषण? 2013 में इनको पद्म भूषण मिला है। ठीक है, और इनके अवार्ड की अगर मैं बात करूं तो इनको संगीत नाटक अकेडमी से भी एक अवार्ड मिला है। वो कब मिला है इनको? वो मिला है 2009 में। संगीत नाटक अकेडमी से 2009 में इनको अवार्ड मिला है। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट का भी अवार्ड मिला है। वो कब मिला है? ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड। ये कब मिला था? ये भी 2013 में मिला था। तो ऐसे इनको बहुत सारे अवार्ड मिले। ये कुछ फेमस अवार्ड है जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। देखिए इतनी लंबी इनकी जिंदगी, इनकी मृत्यु हुई थी तो 107 साल के थे, है ना, तो इतना लंबा इनकी जिंदगी है, तो इनको अवार्ड भी बहुत सारे मिले, इतने फेमस हैं। इतनी सारी जो सेक्ट्स हैं आपकी भारतीय संगीत की, उसमें गाना गाया करते थे, है ना, हर एक सेक्ट में, मतलब 4 सेक्ट मैंने आपको बता दी जिनमें बहुत फेमस थे ये, है ना। आपके आकाशवाणी के लिए गाया करते थे, ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाया करते थे, बीबीसी के लिए रिकॉर्डिंग करा करते थे, तो आप समझ ही रहे हो कितने फेमस है। तो इनको अवार्ड भी बहुत सारे मिलते थे। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं विदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं। विदेश के अंदर जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी आज के दिन, कब? 18 फरवरी को, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गाम्बिया देश की। ये गाम्बिया देश कहाँ है आपका? गाम्बिया देश आपका अफ्रीका में पड़ता है। अफ्रीका का जो बेस्ट वाला इलाका है वहां पे। तो अगर मैं अफ्रीका का मैप हल्का से यहाँ पे बना दूं ना, ये आपका अफ्रीका का मैप है, तो यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे पड़ता है आपका कौन सा? गाम्बिया। तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो कब? 18 फरवरी 1965। 18 फरवरी 1965 को क्या? गामीबिया को ब्रिटेन के शासन से स्वतंत्रता मिली। ब्रिटेन मतलब यहाँ अंग्रेजों की बात हो रही है। अंग्रेजों को इंग्लिश में ब्रिटिश कहते हैं और उनके देश को ब्रिटेन भी कह देते हैं। ओके, तो किसको आजादी मिली? गामीबिया जो आपका देश है, मैंने आपको बताया कहां पे पड़ता है? अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका में। अगर पर्टिकुलरली आपसे पूछा जाए तो वेस्ट अफ्रीका में, और वैसे पूछ लिया जाए कौन से महाद्वीप में पड़ता है तो
अफ्रीका में। ओके, कौन सा देश? गामीबिया। तो इसको आज के दिन क्या मिली थी? स्वतंत्रता मिली थी। देखिए अगर गामीबिया की बात करें तो अंग्रेज यहाँ पे कब आए थे? 1765 के आसपास अंग्रेज यहाँ पे आए थे। 1765 के आसपास अंग्रेज यहाँ पे आए थे। देखिए अगर इसकी बात करें तो ये एक तरफ से आपका अटलांटिक सी से मिला हुआ है ना, जो इसका एक बॉर्डर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पानी होगा, इसीलिए तो यहाँ पे मैंने एक साइड छोड़ रखी है, तो यहाँ पे पानी होगा। यहाँ पे कौन सा ओशियन है आपका? अटलांटिक ओशियन। तो एक तरफ से तो अटलांटिक ओशियन से मिला हुआ है, बाकी तरफ से ये लैंड बॉर्डर है इसकी बाकी तरफ से। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है ना, ये वाला एरिया अगर देखना है किसी को भी तो इसको कब्जाना पड़ेगा, ये वाला एरिया देखना, क्योंकि छोटा सा देश है। अगर मैं बात करूं इसकी तो पूरी मेनलैंड अफ्रीका की बात करूं, मेनलैंड मतलब जो पूरी एक साथ जुड़ी हुई है। जैसे हम भारत मेनलैंड की बात करते हैं तो भारत मेनलैंड कौन सा? अगर मैं खाली भारत का मेनलैंड बना दूं यहाँ पे तो भारत का मेनलैंड ये पड़ेगा, ये भारत का मेनलैंड पड़ेगा। ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है इसको भी भारत का मेनलैंड नहीं बोलते, है ना। ये जो आपका अंडमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप है इसको भी मेनलैंड नहीं बोलते। मेनलैंड ये वाली है जो एक साथ पूरी जुड़ी हुई है, हालांकि जुड़ी तो नॉर्थ ईस्ट वाली भी है लेकिन बहुत दूर जाके है वो। मेनलैंड ज्यादातर इसी को बोलते हैं। तो उसी तरह जो ये आपकी अफ्रीका का मेनलैंड है, अफ्रीका का मेनलैंड तो हो गया। बच कौन कौन से गया? जैसे मेडागास्कर आइलैंड बन गया, बच गया, सेशल्स आइलैंड बच गया, रियूनियन आइलैंड बच गया, मॉरिशस बच गया, ऐसे बहुत सारे वो बच गए ना आइलैंड, जो द्वीप हैं, जो द्वीप वाले देश हैं वो बच गए। तो मेनलैंड की बात करें तो मेनलैंड का सबसे छोटा देश अफ्रीका का कौन सा है? सबसे छोटा देश जो मेनलैंड में है वो गामीबिया है। ओके, तो 1765 में यहाँ पे अंग्रेज आए थे। तो अंग्रेजों का यहाँ पे काम क्या था? अंग्रेजों को, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज तो नहीं थी नहीं कि जैसे भारत में इनको बिजनेसेस करते थे, भारत से ट्रेड था, इतने सारे भारत में आए क्यों थे अंग्रेज, है ना। चाहे कोई किसी की भी बात करो, पुर्तगाली आए थे सबसे पहले 1495 में। क्यों आए थे वो? उसके लिए आए थे जो वो मिलते थे, स्पाइसेस मिलते थे, है ना, मसाले जो मिलते थे, उसके लिए आए थे भारत में। यहाँ पे आने का इनका ऐसा कोई मोटिव नहीं था। एक तो इनका एक बेस बन सकता था यहाँ पे, कहाँ पे? अटलांटिक ओशियन में, है ना, क्योंकि ये लैंड जो वाटर बॉर्डर है उस वाटर बॉर्डर शेयर करता था, है ना, अटलांटिक ओशियन के साथ बॉर्डर था इसका, तो वाटर बॉर्डर था इसका। फिर दूसरा क्या था? यहाँ से ये स्लेव्स उठाते थे। स्लेव्स मतलब जो अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजों ने गुलाम उठाए थे ना बहुत सारे, उन गुलामों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे जहां भी इनका राज हुआ करता था। उसी तरह यहाँ से, क्योंकि ज्यादातर अंग्रेज कहां से उठाए थे? इन्होंने अफ्रीका से उठाए थे, तो यहाँ से भी इनका काम अंग्रेजों को उठाने का था। सॉरी, अंग्रेजों को नहीं, स्लेवों को उठाने का, मतलब जो आपके गुलाम होते हैं, गुलामों को उठाने का। स्लेव मतलब गुलाम, इंग्लिश में स्लेव और हिंदी में गुलाम। तो यहाँ से गुलाम उठाया करते थे, कहां से? आपका गामीबिया देश है। तो फिर इसके बाद यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुई। तब जैसे जैसे प्रोटेस्ट चल रही थी ना, जैसे जैसे आपका दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, भारत में भी बहुत लंबे समय चल रही थी और देशों में भी बहुत लंबे समय चल रही थी, लेकिन जैसे दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो ऐसे ही क्या हुआ, ये अंग्रेज बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गए। तो और जो लोग थे, जो मतलब जो देश थे, उन्होंने और ज्यादा प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद बहुत सारे देशों को धीरे धीरे करके आजादी मिल गई। तो उसी समय पे 1965 में किसको आजादी मिली? 1965 में मिली आपके गामीबिया को आजादी। भारत को जल्दी इसलिए मिल गई, बहुत बड़ा देश था, बहुत सारे लोग उसको अपोज करने वाले थे। यहाँ पे इतना बड़ा देश है नहीं, बहुत छोटा देश है, तो इनको थोड़ा टाइम लग गया। कब इनको आजादी मिली? 18 फरवरी 1965 में इनको आजादी मिली। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। 18 फरवरी 1979, 1979। यहाँ पे हम सहारा डेजर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। सहारा डेजर्ट मतलब क्या होता है? रेगिस्तान। और सहारा डेजर्ट आपको पड़ता कहाँ है? सहारा डेजर्ट या फिर सहारा रेगिस्तान आपको पड़ता कहाँ है? वो आपका अफ्रीका में पड़ता है। अफ्रीका के इस वाले इलाके में दुनिया का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो कौन सा है? वो सहारा डेजर्ट है या फिर सहारा रेगिस्तान है। तो सहारा रेगिस्तान देखिए, जब डेजर्ट होता है ना, जो आपका ये गर्म वाला डेजर्ट है, गर्म वाला मतलब रेगिस्तान जो गर्म वाला होता है, जैसे हमारे यहाँ पे थार डेजर्ट है, उसी तरह यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे उसी तरह है आपका सहारा रेगिस्तान। तो सहारा रेगिस्तान वैसे तो बहुत गर्म इलाका है, यहाँ पे 50 डिग्री के आसपास तक टेम्परेचर बना रहता है। और यार एक ये न्यूज रह गई ऊपर, ये वाली 2006 वाली, इसको भी कवर कर लेते हैं। नीचे वाली कवर करके, ये मैंने अभी देखा जब मैंने थार का डिस्कशन किया, क्योंकि यहाँ पे भी थार का डिस्कशन था, फिर मुझे याद आया थार की भी न्यूज थी। हाँ, तो अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। न्यूज रह गई, छोटी सी न्यूज है पर इंपॉर्टेंट न्यूज है, छोटी है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है वो भी, इसलिए इसको कवर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ, सहारा डेजर्ट जो है ये आपका गर्म वाला डेजर्ट है ना, जो गर्म मौसम वाला डेजर्ट होता है। 50 डिग्री तक इस पे टेम्परेचर चला जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? ये उस समय की हम बात करेंगे, कब? 1779 की, जब यहाँ पे हिमपात हुआ था। अब हिमपात क्या होता है? हिमपात की घटना हुई थी यहाँ पे। हिमपात मतलब बर्फबारी होना, बर्फ जो गिरती है उसको हिमपात बोलते हैं, ठीक है, बर्फ जो गिरती है। तो यहाँ पे पहली बार बर्फ गिरी थी, है ना। और अभी पिछले कुछ समय तक 2016 तक आखिरी बार भी गिरी थी, क्योंकि 2016 के बाद से यहाँ पे लगातार बर्फ गिरी जा रही है, हर एक साल, हर एक 2 साल में, है ना। 2016 में पड़ी, फिर 2017 में पड़ी, 18 में पड़ी, फिर उसके बाद 2021 में भी पड़ी है और 2022 में भी पड़ी है। तो यहाँ पे क्या है? बर्फ उसके बाद तो लगातार पड़ रही है 2016 से तो। लेकिन जो पहली बार पड़ी थी ना, वो पड़ी थी 79,
1979 को, 18 फरवरी 1979 को शुरू हुई थी बर्फ। और देखिए उस समय पे ऐसी बर्फ नहीं पड़ती थी। अब जो 2016 से पड़ रही है ना, ये तो प्रॉपर बर्फ पड़ रही है। दो इतनी इतनी 4 मीटर की वो पड़ जाती है, पूरी पूरी वो आपकी जम जाती है बर्फ 4 मीटर तक। लेकिन इस समय पे क्या था, बर्फ तो पड़ी थी लेकिन बहुत हल्की बर्फ पड़ी है ना, बर्फ पड़ी थी। लेकिन क्योंकि इतना गर्म इलाका है वहां पे हल्की भी बर्फ पड़ रही है, इसका मतलब बर्फ तो पड़ रही है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो इस वजह से इस घटना को हम डिस्कस कर रहे हैं कि 18 फरवरी 1979 को सहारा जो रेगिस्तान है वहां पे पहली बार हिमपात हुआ था। हिमपात का मतलब बर्फबारी होना, यहाँ पे पहली बार बर्फबारी हुआ था। अब मैंने आपको बता दिया पहली बार तो ये था, ये जो न्यूज थी इसमें ये भी लिखा जा सकता था पहली और आखिरी बार, लेकिन क्योंकि 2016 के बाद से लगातार यहाँ पे पड़ रही है 79, मतलब 79 के बाद में सीधा 16 में पड़ी, 16 के बाद फिर 17 में पड़ी, 18 में पड़ी, फिर 21 में पड़ी और फिर अब की बार 22 में पड़ी है। अब तो प्रॉपर यहाँ पे बर्फ पड़ रही है लगातार, लेकिन ये पहली बार हुआ था जब 1979 से 1979 18 फरवरी को जब यहाँ पे बर्फ पड़ी थी, यहाँ पे सहारा डेजर्ट में। ये ताज्जुब की बात क्यों पढ़ाने के बाद, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म इलाका है, 50 डिग्री सेल्सियस का इसका टेम्परेचर नॉर्मल रहता ही रहता है। ये नॉर्मल टेम्परेचर है, कई बार बहुत ज्यादा भी बढ़ जाता है, कभी कभी कम भी हो जाता है, जब भी तो बर्फ पड़ गई क्योंकि कम हो गया था। और ये पड़ता कहाँ, ये आपका पड़ता है अफ्रीका में। ओके, चलिए अब देख लेते हैं, जो एक न्यूज रह गई थी इसको कवर कर लेते हैं। कौन सी, 18 फरवरी 2016 को, ये फोर्थ वाली न्यूज रह गई। 2006 ये फोर्थ वाली न्यूज रह गई थी, कब, 18 फरवरी 2006 को। इसमें क्या बताया, इसमें मैंने थार एक्सप्रेस के बारे में बताया। थार एक्सप्रेस क्या है, एक ट्रेन है, एक रेल है आपकी थार एक्सप्रेस। किसके बीच में चलती है, भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है थार एक्सप्रेस। अभी तो पिछले 2019 से वैसे बंद है, क्यों बंद है ये बताएंगे आपको। चलिए देखते हैं। तो भारत व पाकिस्तान के बीच थार एक्सप्रेस आरंभ, तो चलनी शुरू हुई भारत और पाकिस्तान के बीच थार एक्सप्रेस कब, 18 फरवरी 2006 को। 18 फरवरी 2006 को भारत और पाकिस्तान के बीच थार एक्सप्रेस चलनी शुरू हुई। अच्छा, आप जानते हो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन कौन सी रेल और चलती है? ये तो एक तो थार एक्सप्रेस मैंने बता दी, एक और चलती है, कौन सी, समझौता एक्सप्रेस। कौन सी चलती है, समझौता एक्सप्रेस, जो 1976 में 1976 में चलनी शुरू हुई थी। ये जो आपकी 1971 की लड़ाई हुई थी ना, और जो लड़ाई खत्म हो गई थी तो उसके बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1973 में, 73 में, वहां पे इसकी डील साइन हुई थी क्या, भारत के जो आपका दिल्ली है वहां से लेके और जो आपका लाहौर है, पाकिस्तान का लाहौर है, इनके बीच में पूरी ट्रेन चलेगी अटारी से होते हुए। ये जो पंजाब वाला अटारी बॉर्डर है, यहाँ पे परेड होती है, यहां से होते हुए ट्रेन चलेगी, कौन सी, समझौता एक्सप्रेस। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये एक मूवी में भी दिखाई गई थी समझौता एक्सप्रेस। सलमान खान की एक मूवी थी बजरंगी भाईजान, उसमें जो स्टार्टिंग में वो लड़की पाकिस्तान से इंडिया में आती है अपनी माँ के साथ, वो कौन सी ट्रेन होती है जहां पे वो फिर छूट जाती है इंडिया में ही, वो ट्रेन जो है वही ट्रेन आपकी समझौता एक्सप्रेस है ना, क्योंकि वो दिल्ली जाती है, उसको निजामुद्दीन जाना होता है ना दिल्ली में, तो ये ट्रेन आपकी दिल्ली जाती थी समझौता एक्सप्रेस। ये आपकी दिल्ली नहीं आती। ये जो आपकी थार एक्सप्रेस है कहां जाती है, ये आपकी जोधपुर राजस्थान जाती है, जोधपुर राजस्थान से, और कराची के लिए जाती है। कराची कहां पड़ता है, सिंध में। और ये जो आपका समझौता एक्सप्रेस है ये कहां से जाती है, दिल्ली से जाती है। दिल्ली आप समझाते हो पाकिस्तान में लाहौर तक जाती है। लाहौर क्या है आपका, पंजाब जो प्रोविंस है वहां पे पड़ता है। और जो कराची है वो आपका सिंध प्रोविंस में पड़ता है पाकिस्तान की में। और चलती कहां से थार एक्सप्रेस, आपकी जोधपुर राजस्थान से चलती है, और कराची जो आपका सिंध प्रोविंस है वहां तक जाती है। और जो समझौता एक्सप्रेस है कहां से कहां तक चलती है, दिल्ली से लेके नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली से, सॉरी नहीं पुरानी दिल्ली से लेके आपका, पुरानी दिल्ली मतलब चांदनी चौक जो है वहां से लेके आपकी कहां तक चलती है, ये चलती है आपकी लाहौर पंजाब प्रोविंस। ओके, तो ये दो ट्रेन है, ये दो रेल है जो भारत के बीच में चलती है। 1976 में चलनी शुरू हुई थी, 1976 में चलनी शुरू हुई थी, कौन सी, समझौता एक्सप्रेस। और ये कब चलनी शुरू हुई है इसके बारे में हमने बताई थी। थार एक्सप्रेस कब चलनी शुरू हुई है, 18 फरवरी 2006 को। ये थार इसका नाम क्यों है, अभी मैंने थार डेजर्ट की बात करी थी ना, वो कहां पे पड़ता है, हमारे यहाँ पे सबसे गर्म रेगिस्तान कहां पे, राजस्थान में। तो राजस्थान में ये रेगिस्तान पड़ते हैं, रेगिस्तान हमारे राजस्थान में ही है ना। तो ये जो थार डेजर्ट है, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, ये जो थार रेगिस्तान ये कहां पड़ता है, ये भी आपका कहां पे पड़ता है, आपका राजस्थान में पड़ता है। तो ये जो है, तो ये जो डेजर्ट है इसके बीच से निकल के जाती है, इसलिए इसका नाम जो है थार एक्सप्रेस है। और समझौता एक्सप्रेस का समझ गए हो गया, मतलब समझौता करना जो होता है, ये समझौता ही तो था, ये जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था, ये शिमला समझौता जो था उसी में तो साइन की गई थी 73 में, आपका 1973 73 में, जब 1971 की लड़ाई हुई इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसमें उसके बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ 1973 में। उसके अंतर्गत ही तो साइन की गई थी कि हम एक अपने बीच में ट्रेन चलाएंगे ताकि हमारे रिश्ते सुधर सके, लोग इधर से उधर जा सकें, एक दूसरे के देश में ट्रेवल कर सकें और हमारे रिश्ते सुधर सकें। इस वजह से इस ट्रेन के बारे में, समझौता एक्सप्रेस के बारे में साइन किया गया था, ये ट्रेन चलाई जाएगी। ठीक है, अब ये ट्रेन, ये जो दोनों ट्रेन है 9 अगस्त 2019 से नहीं चल रही है। जो इन्होंने अपनी लास्ट सर्विस दी थी ना, कहां लिखे, यहां लिख देते हैं, 9 अगस्त 2019 से ट्रेन नहीं चल रही है। इन्होंने जो अपनी आखिरी सर्विस दी थी, दोनों ने कब दी थी, 8 अगस्त 2019 को दी थी। अब आप समझ रहे हो, इस डेट से कुछ याद आ रहा है, अगस्त 2019 से कुछ याद आ रहा है, ऐसा क्या हुआ होगा कि ये ट्रेन चलनी बंद हो गई दोनों एक साथ। देखिए क्या हुआ था, 5 अगस्त, अगर इस डेट से नहीं आ रहा तो इस डेट से तो आ ही जाना चाहिए आपको याद, अगर आप थोड़ा सा भी कवर करते होगे तो
करंट अपडेट। अगर नहीं करते हो तो मैं आपको बताने के लिए हूं यहाँ पे। तो 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था, भारत ने आर्टिकल 370 को जम्मू एंड कश्मीर से हटाया था। 5 अगस्त 2019 को भारत ने आर्टिकल 370 कहां से हटाया था, जम्मू एंड कश्मीर से हटाया था। उसके विरोध में पाकिस्तान ने बहुत सारी चीजें करी, ट्रेड बंद कर दिया और भी बहुत सारी चीजें करी, और ये जो है आपका ये जो ट्रेन भी दोनों बंद कर दी थी। तो ये जब से बंद है 18 अगस्त को जो है आखिरी बार चली थी, 18 अगस्त 2019 को, 9 अगस्त 2019 से ये दोनों बंद है। क्यों बंद है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो एक बार आप बोर्ड देख लीजिए। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी आपको एक एक पॉइंट बताने की। तो गाइज आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछना है कि सर हमारी ये समझ में नहीं आया, ये हमको समझा दीजिए। तो जो 19 फरवरी की जो वीडियो होगी आज के इतिहास की, उसमें सबसे पहले आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसी को समझाऊंगा, ठीक है। आप बेफिक्र होकर पूछिए, मेरा काम बताने का, मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप पूछिए मुझसे, जब पूछेंगे जब मुझे पता चलेगा क्या आपकी समझ में नहीं आया तो मैं आपको वो समझा दूंगा जो आपकी समझ में नहीं आया, ओके। और पूरी मेहनत कर दीजिए कि 2023 जो है 2024 जो है आपके इलेक्शन है, 2023 में बहुत सारी भर्ती आने वाली है। पूरी कोशिश करिए कि आपको कैसे भी 2023 में पूरा ये एग्जाम जो आपको एक ना एक भर्ती जरूर लेनी है। 1 जनवरी 2024 से पहले पहले आपको एक जॉब, एक भर्ती अपने हाथ में जरूर लेनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो आपकी यूट्यूब चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें और हमको प्लीज सपोर्ट करें पूरा पूरा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल 19 फरवरी की आज के इतिहास की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।